हो सकता है कि आप अप्रूवल के लिए पुटअप करेंगे। आप कहेंगे जी ये केस सही है, अप्लाई किया है उन्होंने, लीव अकाउंट मैंने बनाया उनका, सर्विस बुक साथ में है और ये लीव उनको परमिसिबल है। या दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि उनका जो लीव का एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। ऑन लीव में एड्रेस भी मेंशन करना होता है। ड्यूरिंग लीव आपका क्या एड्रेस रहेगा? और लीव का फॉर्म तो देखा होगा ना है? तो उसमें ये भी रहता है कि आपका एड्रेस क्या रहेगा ड्यूरिंग लीव पीरियड। यस सर। से कुछ कॉलम्स जो है उसमें नहीं भरे गए हैं, तो उस केस में अगर वो पुटअप करेंगे तो वो अप्रूवल के लिए पुटअप नहीं करेंगे। तो कहेंगे या तो वो आफ्टर रिकॉर्ड उनसे सेट करवा लें फॉर्म, या अगर प्रोसेसिंग में लाएंगे तो वो अपने हायर ऑफिसर को बोलेंगे कि इस फॉर्म में ये जो है वो कमी है, या उनका लीव अकाउंट जो मैंने बनाया है उसमें इतनी लीव है ही नहीं है। तो उस केस में जो टारगेट होगा वो अप्रूवल का टारगेट नहीं होगा। ओके, कई जगह पे उनके परमिशन के लिए होगा। मीन्स हम कोई इंस्ट्रक्शन मांग सकते हैं उनसे कि ये से ऊपर से कोई लेटर आई है और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे लेवल पे होनी है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन मांग सकते हैं उनसे। तो नोटिंग टारगेटेड होगी, उसका टारगेट रहेगा। अब जब नोटिंग का आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, नोटिंग के ऊपर जरूर आएगा कुछ ना कुछ। जब वहां पे आपको क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, उसमें सीएसआर का इंटरफेस रहेगा बहुत सारे मैटर्स में। तो उस केस में हमें मालूम होना चाहिए कि उस केस को अगर मैंने पुटअप करना है, नोट की फॉर्म में पुटअप करना है, तो उसमें क्या क्या मुझे लिखना है। ठीक है, जैसे यही अर्न लीव का हम कह रहे थे, अर्न लीव में हमें ये लिखना पड़ेगा कि उस ऑफिसर ने या ऑफिशियल ने लीव के लिए अप्लाई किया है इतने दिन की, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। अकॉर्डिंगली लीव अकाउंट हमने बनाया विद रेफरेंस टू द सर्विस बुक एंट्रीज एंड पे एक्विटेंस होल्ड व्हाटसोएवर। ये उनका लीव पोजीशन बनता है, इतना वो लीव मांग रहे हैं, हम उनको ये लीव दे सकते हैं। और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि उनकी लीव के दौरान उनका काम कौन लुक आफ्टर करेगा, क्योंकि वर्क भी तो चलना है ना, शो हैज टू गो ऑन। ठीक है, तो उस केस में हम प्रपोजल भी दे सकते हैं कि उनके एब्सेंस में उनका काम कौन देखेगा। सर किसी ने जीपी फंड के लिए अप्लाई कर दिया, जीपी फंड के लिए अप्लाई किया है कि मुझे एडवांस चाहिए। Now the person must be quoting a figure, एडवांस चाहिए। अब वो एडवांस का अमाउंट उनको परमिसिबल है या नहीं, जिस पर्पस के लिए वो कह रहे हैं वो पर्पस उसमें कवर्ड है या नहीं, वो सारा हमें एग्जामिन करके उसमें लिखना पड़ेगा कि इस आदमी ने जीपी फंड एडवांस के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, जो भी उसका पर्पस है, फॉर द पर्पस जो उन्होंने कोट किया है, अमाउंट उन्होंने इतना मांगा है। उसके बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे तो उनका जो लास्ट जो जीपी फंड स्केड्यूल था उसका बैलेंस ये था। उसके बाद महीने तक उनके इतने कंट्रीब्यूशन हो गए और आज की डेट में
इतना उनका बैलेंस है, और बैलेंस के हिसाब से हम ये उनको 75% दे सकते हैं या 12 महीने की पे दे सकते हैं, व्हाट्सएवर इज स्टोर। अब अगर उन्होंने जो डिमांड किया था उतना बनता नहीं है, हम ये बोलेंगे कि जो उन्होंने लिखा हुआ है उतना तो परमिसिबल नहीं है, बट वी कैन ग्रांट या वी कैन रेकमेंड एन एडवांस ऑफ दिस मच टू बी रिकवर्ड। फिर हमें इंस्टॉलमेंट्स का भी डिसाइड करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स कितनी उन्होंने बोला है या कितनी हम उनको दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम पुटअप करेंगे। तो आप देखें, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो एक इंग्लिश की नोटिंग है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ध्यान में रख के हमें करना पड़ेगा। इसी तरह से सपोज किया कोई टाइम बाउंड वाला केस है, वो किसी ने अप्लाई कर दिया, तो अगेन हमने वहाँ पे कोई फिक्सेशन में पड़ा हुआ है टाइम बाउंड, हमें मालूम है उसकी क्या कंडीशंस है, तो वहाँ पे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने फर्स्ट इन सीटू, सेकंड इन सीटू, थर्ड इन सीटू किसके लिए अप्लाई किया। उसके बाद लास्ट उनकी प्रमोशन कब हुई थी, वो फंक्शनल थी, नॉन फंक्शनल थी, और ये जो इंस्टीट्यूट वो मांग रहे हैं क्या उनको परमिसिबल है। ठीक है, तो दूसरा ये भी है ना कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों मिला के अगर 3 हो जाए तो उसके बाद इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू एग्जामिन दैट वे। एक तो ये हो गया, फिर टाइम पीरियड हमने निकाल के देना है, इस दिन को उनके 9 इयर्स हो गए थे या 18 हो गए थे या 27 हो गए थे, व्हाट्सएवर। आफ्टर दैट और रिक्वायरमेंट वर्क एंड कंडक्ट उन्होंने लगाया हुआ है साथ में, पर ये जो टाइम बाउंड है उनको फर्स्ट ऑफ दिस मंथ से अलाउड है। जो भी आपने नोटिंग में प्रोसेस करना है उसमें अगर रूल्स का इम्प्लीकेशन आएगा तो वो देखना है। कुछ केसेस में हो सकता है आप सिंपली फॉर द इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, ठीक है, या आपको क्लैरिटी ना हो कि इस केस में क्या करना है, तो उस केस में आप गाइडेंस के लिए भी पुट अप कर सकते हैं इफ यू आर नॉट क्लियर व्हाट टू डू इन दिस केस। ठीक है, तो नोटिंग हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होती है, नोटिंग नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो आपके पास केस आया वो वर्थ कंसिडरेशन है एंड यू आर रिकमेंडिंग कि इसमें केस जो है वो करना चाहिए, हमें अप्रूव करना चाहिए। नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये केस बनता ही नहीं है, इट इज नॉट परमिसिबल। तो इट कैन बी बोथ वेज, बट यू हैव टू एग्जामिन द रूल्स एंड रूल्स के तहत कोई चीज आती है या नहीं आती है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फॉर्मेट में चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑफिस नोट के बारे में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुबार्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर को कुछ फैक्ट वो नोटिस में ला सकता है उसके, जिससे कि सुपीरियर को एक्शन लेने में फैसिलिटेट करेगा। क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर कोई एक्शन लेगा, मीन्स कोई डिसीजन करेगा, तो पहले उसके लिए जो भी कंडीशंस होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। Decision is not that I'm just saying do this, do that. So decision has to be in line with the rules and regulations. उसके हिसाब से डिसीजन होगा और फैक्ट्स ऑफ द केस को देख के होगा। तो फैक्ट्स ऑफ द केस कौन दिखाएगा, जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वही सब कुछ फाइनल करेगा,
ठीक है, वो पुटअप करेगा अपने हायर ऑफिसर को, वो उसको एग्जामिन करेगा कि व्हाटसोएवर ही इज रेकमेंडिंग, इज इट permissible, is it worth sanctioning, what should be the additional conditions। ठीक है, हो सकता है वो कुछ कंडीशंस जो है वो उससे रह गई हो तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट समवेयर इट हैज टू स्टार्ट। ठीक है, जीरो ड्राफ्ट तो होगा ना, इसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा। अब ऑफिसर को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो वापस मार्क करेंगे कि इसमें ये चीज लगा के रखो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई प्रोसेसिंग की होगी तो हैंड रिटन होगा तो उसको टाइप नोट में वो कह सकते हैं कि टाइप नोट में भेजो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही केस शुरू हो जाए। द ऑफिसर में बी हैविंग सर्टेन क्लैरिफिकेशंस, मे बी कई बार वो डिस्कस भी करना चाहेंगे तो उसमें लिख सकते हैं प्लीज डिस्कस। ठीक है, उस केस में डिस्कस भी करना पड़ेगा। ये स्पीक लिखते हैं बहुत बार, स्पीक। Moreover, it keeps a permanent record of procedural processing of a case। नोटिंग का एक पहलू ये भी है कि जो भी उस केस में डिसीजन हुआ, जो प्रोसेस फॉलो हुआ, वो सारा का सारा एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे रहेगा। A note should be elaborate and clear enough to contain all the facts about the case and be free from ambiguities। Ambiguities का मतलब स्क्रीन ओके, जी जी जरूर जरूर। एम्बिगुइटी का मतलब क्या हो गया कि सपोज किया, जैसे हम कह रहे थे कि टाइम बाउंड का ही केस प्रोसेस करना है तो वहां पे वो कह रहा है कि he has covered sufficient time in this level to be eligible for first institute। Sufficient time is all ambiguous, ambiguous हो गया ना, क्योंकि हमें सफिशिएंट टाइम की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट लाइन ईयर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस केस में एम्बिगुइटी हो गई, तो एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर कट। जो प्रोसेसिंग के लिए क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं वही हमने पुट अप करनी है, ना कि एम्बिगुइटी के साथ हमें काम करना है। एम्बिगुइटी जो होगा वो फिर ऑफिसर को डिसीजन लेने में भी रुकावट पैदा करेगी, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंड इन अ वे दैट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस एज वेल। इसने केस को एग्जामिन नहीं किया और वैसे ही पुट अप कर दिया। The lengthy notes should be neatly typed written. Moreover, notes need to be properly numbered for record and reference। आपको याद होगा जब हम यूओ कर रहे थे तो उसमें ये भी था ना कि फाइल्स लगती है और उसके दो साइड होते हैं, एक नोटिंग साइड होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल साइड होती है, सीएफ साइड होती है। नोटिंग में नोट्स की नंबरिंग थी और कॉरेस्पॉन्डेंस वाली साइड में क्या थी, वहां पे पेज की नंबरिंग थी। ठीक, तो नोट्स के लिए नंबरिंग जो है वो रेफरेंस के लिए काम आएगा ना। अब इसमें एक स्पेसिमेन मैंने बनाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड जीएमसी to switch over to accrual based double entry system from the existing cash based system of accounting। पहले जो है वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग थी, हमने वहां पे सीखा ना लोकल लोकल फंड सीखा हमने। ठीक, लोकल फंड की बात हमने की थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की थी, ऑफ यूटी की बात की थी, वहीं पे हमने लोकल फंड की भी बात की थी। तो लोकल फंड में यही ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करती हैं। जेएमसी इज वन ऑफ दोस। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कंडीशन थी कि आपको डबल एंट्री पे स्विच ओवर करना है, नॉट ओनली फॉर जेएमसी, फॉर अदर टाउन एरिया कमेटीज एज सच, SMC, JMC and town area committees, they were required to switch over to double entry system। अब कैश बेस्ड सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम पे हमने जाना था। उसमें है कि नोट एक पुट अप करें एज एन अकाउंटेंट
इस इशू में हमें क्या करना है, ठीक है। अब ये उनको मार्क होके आया होगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो लेटर है, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि आपको स्विच ओवर करना है इसमें, ओके, उनकी इंस्ट्रक्शन है, तो वो लेटर के हवाले से आई होगी। सबसे पहले तो हमें उसका रेफर सब्जेक्ट यहाँ भी आएगा, स्विचिंग ओवर टू एक्रूवल बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम फ्रॉम कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो दोनों फर्क होता है एक्रूवल बेस्ड पे और कैश बेस्ड पे, बुककीपिंग की है ना आपने, ये तो ठीक है जी सर। एक्रूवल में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक्रूवल में जो होगा वो कैश में नहीं होगा। सर प्रीपेड वाले आगे सर, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूवल में क्रेडिट क्रैश दोनों आते हैं। बिल्कुल। और कैश बेस में जो है वो कैश बेस ट्रांजैक्शन होती है, व्हेन वी पेड देन वी रिकॉर्ड इट, इफ वी डोंट पे इट वी डोंट रिकॉर्ड इट। एक्रूवल में चाहे पे नहीं भी हुआ है, आउटस्टैंडिंग के तौर पर उसको रिकॉर्ड करना है। इफ यू हैव द इनवॉइस, आपके पास पेंडिंग क्लेम है तो उसको आउटस्टैंडिंग में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा दैट विल बी, जो वहां से लेटर आया होगा जिसमें ये बोला गया है कि आपको स्विच ओवर करना है। प्लेस ऑन सीएफ साइड, जो भी लेटर्स आते हैं वो नोटिंग वाली साइड नहीं होते, वो सीएफ वाली साइड पे होते हैं। तो हम उसको लिखते हैं ऑन सीएफ साइड, या हम लिखते हैं प्लेस्ड अक्रॉस, दो वर्ड यूज होते हैं उसके लिए। अगर सीएफ साइड को रेफर करना हो, हम या तो लिखते हैं प्लेस्ड ऑन सीएफ साइड, या लिखते हैं प्लेस्ड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब भी क्या हो गया, नोटिंग तो इस साइड होगा, तो अक्रॉस क्या हो गया, वो भी सीएफ साइड को ही बिलोंग करता है। तो देयर आर टू parallel ways to refer to the CF side. Duly marked to the undersigned, मुझे मार्क हो गया है। Administrative department has asked to switch over to accrual based double entry system from the existing cash based system of accounting from 1st April. Okay. In this regard, it is brought to the notice of authorities. Authorities का मतलब सिर्फ नेक्स्ट फायर नहीं होगा, अथॉरिटीज को जब आप कहते हैं तो उसमें सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं। दिस इज वन वे टू कवर ऑल, ओके। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, अकाउंटेंट होगा तो वो डबल ए होकर लिखेगा ना, ठीक है। लेकिन डबल ए के बाद फिर वो ए के पास भी जाएगी, एफ ए होंगे तो एफ ए के पास जाएगी, डायरेक्टर फाइनेंस होंगे तो उनके पास जाएगी, ओके। सो व्हेन वी से अथॉरिटीज, दैट मींस वी आर कवरिंग अप टू द लेवल ऑफ एचओडी, ओके। That this switchover requires thorough and in-depth study of the system currently in practice and proposed system to be put in place as a replacement. कि अगर ये सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करना है तो जो अभी सिस्टम हमारा चल रहा है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और उसका स्विच ओवर कैसे हो सकता है नए वाले सिस्टम में, उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं हम नए सिस्टम से। Moreover, a software also needs to be installed for proper codification of accounts, leading to form up of an accounts manual in future. अकाउंट्स मैनुअल से वाकिफ है ना सब लोग, अकाउंट्स मैनुअल जैसे मेजर एंड माइनर हेड्स होते हैं गवर्नमेंट में, ऐसे लोकल फंड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकाउंट्स के मैनुअल थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर आपने एक्रूवल बेसिस पे जाना है तो उसका आपको गवर्नमेंट के साथ रेफरेंस नहीं मिलेगा, पर आपके अपने हेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड्स होंगे, ठीक है, सैनिटेशन के अलग से फंड होंगे, उसके फंड अलग से गवर्न हो रहे होंगे, जो आपके कारपोरेटर्स होंगे उनके सीडीएफ्स होंगे, तो वो सारे के सारे जो हैं वो अकाउंट्स मैनुअल में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए ना, देयर ओन नीड्स। अकाउंट्स मैनुअल का मतलब ये हो गया कि आपने अकाउंटिंग मैटर से कैसे डील करना, एंड अकाउंट्स मैनुअल स्टार्ट्स विद द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स से स्टार्ट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया कि नेम्स ऑफ द अकाउंट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से कोडिफिकेशन होगी, ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर मैनुअल बनेगा कि आपने कैसे चीजों को डील करना। से यू आर परचेजिंग, व्हाट विल बी द एंट्री व्हेन यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन,
उसमें कौन सा मेथड जो है अप्लाई होगा। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, इफ यू हैव डन दैट, so there are so many methods to calculate depreciation. You have straight line method of depreciation, you have reducing balance method of depreciation, you have double decline method of depreciation, you have units of production methods depreciation. So अकाउंट्स मैनुअल में वो चीजें आएंगी। फिर अगर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो अकाउंट्स मैनुअल उसके लिए भी गाइड करेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें LIFO भी आ जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO आ जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें एवरेज मेथड भी आता है। सो अकाउंट्स मैनुअल हो गया एक तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करने का सारी गाइडलाइंस, एक तरह से वो जैसे बाइबल कहते हैं तो उस तरह से हो गया। All this requires accounting and technical expertise, which at present is not sufficiently available in this section. और वैसे तो हमें ट्रेन किया जाता है ना एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में, इसीलिए आप देखें ACC में भी आपकी बुक कीपिंग है, पार्ट 1 में भी है और पार्ट 2 में भी है, पार्ट 2 तक चलती है वो। उसका रीजन यही है कि आपको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से भी डील करना आना चाहिए। यू कैन बी पोस्टेड इन एनी सच ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फॉलोइंग कमर्शियल अकाउंटिंग, लेकिन एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग उस तरह से। हमें स्विच ओवर में तो हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, ठीक है। हमें इसके बेसिक्स का नॉलेज हो सकता है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, अगर वो कैश बेस पे काम कर रही थी और एकदम हम स्विच ओवर करना चाहते हैं एक्रूअल बेस पे, अब बेसिस तो नहीं बना सकते ना। वी कैन फॉलो व्हाट वी आर टोल्ड टू डू, बट उसका जो सिस्टम बनाना है उसके लिए तो हम एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि इस समय तो हमारे पास इस सेक्शन में, हमारे जो फाइनेंस सेक्शन है उसमें वो एक्सपर्टीज है नहीं। It is learned that Srinagar Municipal Corporation has appointed a consultant for this purpose. SMC के ऊपर भी यही लागू हुआ है, SMC के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने क्या किया है, कंसल्टेंट जो है वो अपॉइंट किया बाय इनवाइटिंग बिड्स एट नेशनल लेवल इफ अप्रूव्ड। अब इसमें आपका प्रपोजल क्या है, क्योंकि ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, ये सारा हो गया कॉन्टेक्स्ट कि आपने भूमिका बनाई, ये मेरे पास आया, ठीक है, मेरे को मार्क हुआ, इसमें ये बताया गया कि आपने करना है। उसके बाद आपने अपना व्यू पॉइंट रखा कि अगर इसको स्विच ओवर करना है तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हमें दोनों सिस्टम्स को स्टडी करने की जरूरत है। उसके बाद मैनुअल भी बनेगा जो कि हमारी रीच नहीं है, एटलीस्ट हम नहीं कर सकते हैं वो काम, ठीक है। और फिर आपने ये कहा कि SMC ने जो है वो कंसल्टेंट लगाया इसके लिए। नाउ द प्रपोजल इज इफ अप्रूव्ड we may also invite bids for appointment of a consultant on the terms and conditions of RFP. RFP समझते हैं, RFP का मतलब समझते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब हो गया कि हम प्रपोजल्स को इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में फाइनेंशियल बिड्स भी होती हैं, टेक्निकल बिड्स भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम पहले तो टेक्निकली फॉर्म्स को एग्जामिन करते हैं। अभी आपका GFR में जो अगला चैप्टर आ रहा है वो इसमें काफी फोकस करेगा कि जो भी हमने बिडिंग वगैरह करवानी है उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, टेक्निकल भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा। तो जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर फाइनेंशियल उनका देखा जाता है कि हु इज द लोएस्ट वन, ठीक है, L1 देखा जाता है उसको रिवर्स ऑप्शन भी कहते हैं, वहाँ पे वर्ड यूज होगा रिवर्स ऑप्शन। तो एक होता है जो है ऑप्शन कहते हैं उसको, और एक कहते हैं रिवर्स ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब हो गया कि जो हाईएस्ट बिड करेगा वो ले जाएगा,
रिवर्स ऑक्शन का मतलब उससे उल्टा हो गया, जो लोएस्ट बिड करेगा वो ले जाएगा। ठीक है, तो उसकी मैंने स्टोर्स की नीलामी करनी हो, स्टोर्स का ऑक्शन करना हो, पुराने स्टोर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, एंड आई हैव टू ऑक्शन इट, इन दैट केस इट विल बी ऑक्शन, it will not be reverse auction, because whosoever will be quoting highest he will get it. But अगर मुझे यही कोई टेंडर देना है काम के लिए, तो टेंडर के लिए तो मैं L1 देखूंगा, तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑक्शन। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि RFP जो उन्होंने फ्लोट किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी भी वैसी हो, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम लग रहा है, so that switch over to accrual based double entry system from the deadlines fixed by the administrative department may be facilitated in an efficient manner। और ऐसी का मतलब ये होगा कि अकाउंटेंट साहब साइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यू थे, मैंने बोला था आपको मेरे डब्ल्यू थे एज प्रपोज्ड, तो ये वो नहीं है, वैसे इन्होंने एग्जामिन किया होगा तो डब्ल्यू को मार्क किया उन्होंने, डब्ल्यू कहेंगे एज प्रपोज्ड। एज प्रपोज्ड का मतलब हो गया कि वो मुतमईन है। नॉर्मली क्या होता है, जो नोटिंग होती है वो ऊपर वाले ऑफिसर को लूप में रख के की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उनसे डिस्कस किया जाता है कि इसका क्या करना है, तो जो उस तरह से वो डिस्कस होता है उसी के फ्लेवर में फिर नोट किया आता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल राइट एज प्रपोज्ड। ओके, तो डब्ल्यू साहब ने कहा कि एज प्रपोज्ड। उसके बाद CEO के लेवल पे गया, उन्होंने इसको पुट अप किया है कमिश्नर JMC के लिए, क्योंकि ही इज द HOD। ओके, so may kindly approve the proposal at road para 2 and एंटे से समझते हैं आप क्या होता है मतलब? नो सर। देखें, एंटे का मतलब हो गया ये जो पहले आ रहा है। ठीक है, अबाउ जिसको कहते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सुप्रा, एक होता है एंटे। ठीक है, सुप्रा जो है मोस्ट कॉमनली वो सेम पेज के लिए यूज होता है, और एंटे जो है वो पिछला पेज जो होगा उसको रेफर करने से, ये एक पेज पे आ गया था और उसके बाद जो है वो अकाउंटेंट साहब ने साइन कर दिए, और दूसरे पन्ने पे डब्ल्यू साहब ने लिखा है प्रपोज्ड। ओके, और उसके बाद CEO साहब लिख रहे हैं कि नोट पैरा 2 एंड दैट मींस पेज पलट गया और पिछले पेज पे है 2 नंबर, और अगर सेम पेज पे होगा फिर सुप्रा वर्ड यूज होता है। ठीक है, सुप्रा मींस ऑन द सेम पेज, एंटे मींस ऑन सम पेज व्हिच इज बिफोर द करंट पेज। तो दोनों में फर्क समझ में आया, सुप्रा और एंटे में? यस सर। यस सर। और फाइनली से कमिश्नर साहब ने अप्रूव कर दिया, सो ही इज राइटिंग अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, कि जो आपने प्रपोज किया अप्रूविंग दैट, और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कमिश्नर साहब फिर CEO को मार्क करेंगे, CEO डब्ल्यू को मार्क करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर अकाउंटेंट के पास फिर से आएगा, और उसके बाद फिर फॉलो अप एक्शन होगा। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या हो गया कि फिर हम SMC को लिखेंगे कि आपका जो RFP है वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम भी इस केस में बिड्स जो है वो इनवाइट कर सकें। ओके, थोड़ा समझ में आया प्रोसेस? यस सर। जी, यस सर, प्रोसेस तो समझ में आया सर, पर लैंग्वेज बड़ी इसकी वैसी है सर। नो लैंग्वेज, देखें लैंग्वेज जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ना, मीन्स जो टॉपिक है, अब ये जो टॉपिक है इसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होगा तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे एक्रूवल बेस आपको मालूम है, कैश बेस आपको मालूम है, तो थोड़ी सी तो लैंग्वेज वही से गाइड हो रही है। ओके, क्योंकि उस सिस्टम की अगर हमें नॉलेज होगी तो हम अच्छे से पुटअप कर सकते हैं, हमें इन्स एंड आउट्स उसके मालूम है कि इसको इनकॉर्पोरेट करना इतना आसान नहीं है। लैंग्वेज अपने आप आ जाती है। हम भी जब आए थे तो हमें भी लैंग्वेज उस तरह से नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे, आज की डेट में आपने कुछ नए वर्ड सीखे ना। ओके,
सर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है सर। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, व्हेन यू प्रैक्टिस ए थिंग। अभी देखें, मैंने जो रेगुलर क्लासेस रखी है ना आपकी 3 दिन, वो इसलिए भी रखी है कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी हैम्पर हो रही थी। हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। एक क्लास होती थी, फिर एक क्लास दूसरी बीच में पड़ जाती थी और अगले दिन तक वो लिंकेज नहीं होता था। तो अब क्या होगा कि एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा, उसके हिसाब से आप ट्राई करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, अल्टीमेटली वो बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है। बाकी मैंने अपना आपको एक्सपीरियंस बताया था कि मैं तो न्यूज़ सुना करता था, हिंदी की न्यूज़ सुनी, वही इंग्लिश में आती थी, वही उर्दू में भी आती थी, तो वो सिंपली ट्रांसलेशन ही होती थी, तो उससे इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी हो गई। ट्रांसलेशन शुरू से किया करते थे बहुत ज़्यादा। जब किसी नई क्लास में जाना तो उसकी ट्रांसलेशन शायद मैं 10 दिन में खत्म कर लेता था, और अभी वो पूरा साल पढ़ा होता था। तो दैट वे यू कैन इम्प्रूव इट। गो टू द न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल पढ़िए उसके, उससे आपकी इंग्लिश बड़ी इम्प्रूव होगी। ठीक है। तभी IELTS के लिए आई थिंक आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ए वीक। मैं छुट्टी ली थी 1 वीक की, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो उसमें भी ठीक था, स्पीकिंग में तो मेरा 8 था, 2 बार 8 था आउट ऑफ 5। ओवरऑल मेरा 7.5 था। तो यू कैन इम्प्रूव इट। ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा रीडिंग की हैबिट रखें, या आप सुन सकते हैं जिसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो, तो वोकैबुलरी वैसे इंक्रीज हो जाएगी। आप हमारे ऑफिस में तो ऐसा होता था कि किसी के एक्सप्लेनेशन निकालते थे, वो भी मैं ड्राफ्ट करता था, और फिर वो जवाब भी मेरे से ही लिख पाते थे जिसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती थी। तो ऐसा भी था, तो एक जगह एक्सप्लेनेशन निकालनी और दूसरी जगह उसका जवाब लिखवाना। So it happens. So, but you can always improve upon. These are the tips. बाकी हम यहाँ पे सफिशिएंट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस के बोर्ड जो है वो खत्म होने वाले हैं, बट आई एम नॉट वाइंडिंग इट अप। वी विल हैव एम्पल प्रैक्टिस ऑन दैट। ठीक है। ओके। आज के लिए इतना ही रखें। हर चीज की प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आ जाती है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, it's not only about English. It's incorporating official dominant. सिंपल है। अब नोट पैरा अबव भी लिख सकते हैं, नोट पैरा अबव भी लिख सकते हैं ना, टू अबव, लेकिन ऑफिशियली अबव वर्ड नहीं यूज होता, या तो एंटे यूज होता है या सुप्रा होता है। तो उस तरह से हमें ऑफिशियल फ्लेवर थोड़ा सा आना चाहिए। व्हेन आई जॉइन फाइनेंस, तो मेरे जो एफए थे उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंस का तड़का लगाना ही है हर जगह। तो दैट्स द थिंग। जी कुछ कह रहे हैं? सर आपने ऑल्टरनेटिव क्या कहा था? ऑन सीएफ साइड को ऑल्टरनेटिव आपने क्या बोला था? प्लेस द क्रॉस। ठीक है। प्लेस द क्रॉस, क्रॉस का मतलब ही हो गया ना दूसरी साइड। Yes, तो yes. नोटिंग की दूसरी साइड सीएफ साइड ही होगी, तो यू कैन राइट ईदर वे। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन ऑन द नोट? जी क्लियर है? ओके, तो अगली क्लास अब कल के लिए आप कह रहे हैं, तो देख लेंगे वो। कल अगर सब लोग कहते हैं तो मैं ऑफ कर लेता हूँ, बट कल कोई एक्सरसाइज दे सकता हूँ। परसों की क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको। जी सर। जी सर। So I'll give some exercise, then we'll be discussing that in the day after tomorrow class. Okay? So does it mean that your GFR will also be affected? Because those who are in noting drafting, they are also in GFR. यस सर, रखी कल तो रखी हो ऑफ है सर कल का।
अब देख लो सर मेजोरिटी क्या कहती है, अगर मेजोरिटी चाहती है ऑफ तो सर फिर रख लो, नहीं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम रिकॉर्ड वगैरह करवा देंगे किसी से, अगर हम बिजी भी रहे तो सर कोई इशू नहीं है सर। I'll go by majority, तो ठीक है जी फिर सब लोग बता देना, लेकिन ज्यादा उतना ओपन एंडेड नहीं रखेंगे। मोर देन 50% people are busy, then we can have off. Yes. अगर सबकी है तरह से तो कर सकते हैं आप, पहले कश्मीर वालों ने भी ज्वाइन करना है, तो इज इट एप्लीकेबल फॉर कश्मीर गाइस एज वेल? शेख वसीम जी कह रहे हैं कि हम भी थम्स अप करेंगे। ओके, थम्स अप की बोतलें कर ले लो, फिर सारे थम्स अप ही करो। मैं पानी पी लूंगा अगर इस टाइम पे गर्म। ओके देन, ठीक है फिर, ठीक है, परसों मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।